सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मित्रों, चलते हैं अपन करते हैं सेशन स्टार्ट। और आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न वो है, देखिए, भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है। क्या पूछा है मित्रों? भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, भीतर गांव का मंदिर कहां पर स्थित है, तो देखिए इसका आंसर तो सीधा सीधा हो गया मित्रों, उत्तर प्रदेश। मगर जो आपकी बुक्स चलती हैं वही मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। उसमें देखो सीधा लिखा है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले किससे बनाया था? पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। कब बना है? लगभग आज से 1500 साल पहले बना है, पक्की ईंटों से और पत्थरों से बना है। ठीक है, याद रख लेना। भीतरगांव का मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। अगला प्रश्न है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में रहे थे? तो आप सब जानते हो इसका आंसर, इसलिए इसका मैंने कोई भी एक तरीके से प्रूफ नहीं लगाया है। इसका आंसर है मित्रों हर्ष यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में मित्रों चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे एक तरीके से ह्वेनसांग जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वैसे इसका नाम है ह्वेनसांग। ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है और मुगल काल से है। ये प्रश्न कौन से काल से है? मुगल काल से। देख लीजिए, प्रश्न है, मुगल काल में खुद कास्ट व पाई कास्ट क्या थे? फसलों के प्रकार, किसानों के प्रकार, राजस्व के प्रकार और प्रशासन के प्रकार। चलिए आंसर तो देखो सीधा सीधा मित्रों इसमें क्या है? किसानों के प्रकार थे। फिर भी चलिए देखो हम बात करते हैं, जो किताब में प्रूफ है वो मैंने लगाया हुआ है, देख लीजिए आप। किसान और उनकी जमीन। देखिए लिखा है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, ठीक है, जिसे बहुवचन रियाया कहते हैं, या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक तो है खुद कास्ट और एक है मित्रों पाई कास्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर मिल गया, यानी कि मुगल काल में किसानों के प्रकार हैं दो, एक तो खुद कास्ट प्रकार के किसान हैं और एक पाई कास्ट। अब खुद कास्ट कौन होते हैं ये भी देखो बताया हुआ है इसमें। देखिए पहले किस्म के किसान खुद कास्टों की बात करें तो वो होते थे उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। तो खुद कास्ट उनको कहा जाता था जिन गांवों में उनकी जमीन थी और वो उसी गांव में निवास करते थे, वो तो होते थे खुद कास्ट। ठीक है, जबकि यानी खुद कास्ट का मतलब जो खुद की अपनी जमीन करते थे, सीधा ये समझ लो खुद की अपनी जमीन करते थे, यानी कि जिनकी खुद की जमीन थी उस पर खेती करते, उसे खुद कास्ट कहते थे। मतलब जिस गांव में उनकी जमीन होती थी उसको खुद कास्ट कहा जाता था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था? दूसरे पाई कास्ट थे। और पाई कास्ट कौन थे? जो दूसरे गांवों से ठेके पर आते थे और ठेके पर आकर के क्या करते थे? खेती। तो आप समझ गए, पहला तो क्या है? खुद कास्ट। खुद कास्ट मतलब खुद की खेती करने वाला। पाई कास्ट मतलब दूसरे गांवों से आकर के, ठीक है, ठेके पर खेत लेकर के खेती करना, वो क्या कहलाता था? पाई कास्ट कहलाता था। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको मिल ही चुका है मित्रों। मुगल काल में खुद कास्ट और पाई कास्ट क्या थे? किसानों के प्रकार थे। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। अगला प्रश्न भी मुगल काल से संबंधित है। ये सारे मित्रों रीट की एग्जाम में 2022 में जो भी एक तरीके से पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, मतलब ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है मित्रों। केवल हिस्ट्री के अभी करवा रहा हूँ, बाकी और सब्जेक्ट के मैं इससे आने वाले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है मित्रों, चलिए देखो, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो आपसे पूछा है मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे? नॉर्मली में जब आबादी शब्द देखते हैं ना, तो हम अगर जब हमें ज्ञान नहीं होता, ठीक ढंग से पढ़े नहीं होते, तो सीधा हम आंसर क्या टेकते हैं मित्रों? कि जनसंख्या के भाग। जबकि ये जनसंख्या के भाग नहीं है। मैं आपको बता दूं, आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी आपको पता है, अबुल फजल अकबर के दरबारी थे, अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? आईने अकबरी। आईने अकबरी। तो इसके 5 भाग है मित्रों। कितने भाग है? 5। तो उन्हीं के नाम है ये। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक के भाग। क्या हो जाएगा आंसर? पुस्तक के भाग। तो चलिए देखो, प्रूफ भी मैं बता देता हूं आपके सामने, देख लीजिए। आइन, आइन मतलब आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भागों में प्रशासन का विवरण मिलता है। मंजिल आबादी के नाम से
पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। तो जो मंजिल आबादी है ना, उसका संबंध किससे मित्रों घर परिवार से है, उसके रखरखाव से है। तो उसमें वो सारी चीजें लिखी गई है, परिवार के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, शाही परिवार के बारे में सारी बातें किसमें लिखी गई है? जो पहली किताब है आईन अकबरी की, जिसका नाम क्या है? मंजिल आबादी। ठीक है। और दूसरा भाग जिसे सिपह आबादी कहते हैं, उसका संबंध देखो सैनिक व नागरिक प्रशासन से और नौकरों की जो व्यवस्था थी उससे है। ठीक है। और इसी भाग में देखो अफसरों यानी मनसबदार, विद्वान कवि जो होते थे और कलाकार जो होते थे, उनकी संक्षिप्त जीवनियों का भी वर्णन है। कौन सी में? सिपह आबादी में। ठीक है। तीसरी देखो, तीसरा लिखा है इस पर, देखो तीसरा मुल्क आबादी। तीसरा कौन सा है भाग? मुल्क आबादी। वह भाग है जो साम्राज्य में प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की क्या देता है? जानकारी देता है। तो क्या राजस्व की दरें रही साम्राज्य में, यानी कि प्रांतों में। ठीक है। तो वित्तीय पहलुओं से संबंधित जो एक भाग था आईन अकबरी का, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मित्रों मुल्क आबादी। ठीक है। मुल्क का मतलब वही साम्राज्य से हैं, यानी कि अपने वतन से हैं। ठीक है। 12 प्रांतों का बयान देता है। कितने प्रांतों का बयान मिलता है इसमें? मुल्क आबादी में 12 प्रांतों का। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है मित्रों, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों जैसे सरकार है, परगना है और महल है, इनके भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखा चित्र भी इसमें शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की भी कुल मापी गई जमीन का निर्धारित राजस्व भी दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी की बात करें तो यह क्या है मित्रों? पुस्तक के भाग है। ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अगला प्रश्न है, श्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? श्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? देखो आंसर तो इसका मित्रों सीधा है, ताराबाई शिंदे। मैं आपके सामने प्रूफ बता देता हूं। देखो पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब, स्त्री पुरुष तुलना मित्रों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, 1 मिनट इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, हो सकता है इसमें कहीं मेरे से कुछ गलतियां हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इससे अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मित्रों देखिए, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? अब इसका आंसर तो क्या है मित्रों? 1943। आंसर क्या है? 1943। क्या दिया हुआ है? देखो 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों, ठीक है, ग्राम इकाई होता था ये, के साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। और उन्होंने जन आंदोलनों, जन अदालतों का आयोजन किया था तथा रचनात्मक कार्य किए। कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से देखिए चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन और अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनावों तक चलती रही। तो यहाँ देखो एक तरीके से याद रखना, ये महाराष्ट्र की एक समानांतर सरकार थी। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1943 में। और जो ये समानांतर सरकार लगभग 1946 तक चली थी। ठीक है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। वो एक प्रश्न था मित्रों, उसको मैं कल दोबारा से रिवाइज कर दूंगा, उसमें कुछ मिस्टेक है प्रश्न में, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।